ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हाँ, वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, या हम कहेंगे सिंपली, प्लांट्स नहीं लिखेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, ये हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसमें आता है जो एक बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो हम पहले लिखेंगे इसे बायोस्फीयर रिजर्व्स, फिर लिखेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आखिर में नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो क्या होती है ये बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। और ये सबसे पहले पूरा ये जो तीनों है ये क्या है? ये वो जगहें हैं जो गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे वो है WWF या बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो गवर्नमेंट ने इन जगहों को मार्क किया हुआ है कंजर्व करने के लिए। किसको? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो बायोस्फीयर रिजर्व हम देखेंगे पहले। बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है लार्ज एरिया में, और साथ में वहाँ पे जो लोग रहते हैं, ट्राइबल्स हैं, वो भी वहाँ पे रहते हैं। तो सिर्फ उन्हें नहीं कंजर्व किया जाता वाइल्ड इसको, एनिमल्स और प्लांट्स को, बल्कि उनकी भी देखा रेखी होती है कि इनकी ट्राइबल्स लोगों की, वो भी वहाँ पे रह सकते हैं। तो हो गया ये। और फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो होती है एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे एक कुछ एनिमल्स के अपने हैबिटेट में, हैबिटेट मतलब उनका जो वातावरण है, उनके इर्द गिर्द, मतलब उनकी जगह जहाँ पे वो रहते हैं, तो उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, उससे बाउंड्री उसके आसपास लगाकर उसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे उनका हैबिटेट होता है, बट उन्हें उधर प्रोटेक्ट करते हैं। और उन्हें तब भी वो मरते हैं जब उनकी नेचुरल डेथ आती है, किसी भी कोई मतलब हंटिंग पोचिंग वगैरह से उनकी डेथ नहीं होती है। तो तीसरा है लास्ट पे नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स क्या होती है? नेशनल पार्क्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जगह ली होती है, वहाँ पे कुछ एनिमल्स को लाकर रखते हैं टूरिस्ट्स के लिए, जो टूरिस्ट देखने आते हैं, ह्यूमंस देखने आते हैं उनके लिए, और तो और वो वहाँ पे प्रोटेक्ट भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में दाची गाम नेशनल पार्क है, वो भी एक नेशनल पार्क है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग, कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे वहाँ पे हमारे जो कश्मीरी स्टैग है, हांगुल है, उसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वो नेशनल पार्क्स होती हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना। तो क्या होते हैं फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स। और इसमें हम कुछ स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्पीशीज़। और वो कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इंडेमिक स्पीशीज़। तो कौन सी होती हैं इंडेमिक स्पीशीज़? वो स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर जगह पे पाई जाएं, जो हर जगह पे नहीं मिलती हैं, सिर्फ उसी जगह पे मिलती हैं जहाँ पे वहाँ का उनका ओरिजिन होता है, या ओरिजिन भी नहीं होता है, एक ही जगह पे वो सिंपली
मिलते हैं या रहते हैं। जैसे कश्मीरी स्टैग है, मैंने आपको यहाँ भी बताया था नेशनल पार्क्स में कि हमारा होंगुल है वो एक ही जगह पे सिर्फ कश्मीर में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। और जो बंगाल टाइगर है वो सिर्फ बंगाल में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, उन्हें हम इंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। सेकंड, सबको पता होगा, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती है? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के कगार पे, जो एक्सटेंट होने के कगार पे, जो मरने के कगार पे हैं, उन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। और इसके बाद आता है एक्सटेंट स्पीशीज़, सॉरी, तो कौन सी होती हैं एक्सटेंट स्पीशीज़? वो स्पीशीज़ जो इस दुनिया से ख़त्म हो गई हैं, जो अब इस दुनिया में पाई नहीं जाती हैं, उसे हम एक्सटेंट स्पीशीज़ कहते हैं। और इसके ही साथ एक है, वो है एक्सटेंट इन द वाइल्ड। वो स्पीशीज़ जो वाइल्ड लाइफ से ख़त्म हो गई है, फॉरेस्ट से ख़त्म हो गई है, बट अभी भी हैं कहाँ पे? कुछ नेशनल पार्क्स में या फिर कुछ जूज़ में, कि कहीं पे उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद आता है इंडेमिक भी हो गया, इंडेंजर्ड, एक्सटेंट, एक्सटेंट इन द वाइल्ड। इसके बाद आता है एक्जॉटिक। एक्जॉटिक स्पीशीज़ तो कौन सी होती हैं एक्जॉटिक स्पीशीज़? वो स्पीशीज़ जो किसी और जगह से लाकर किसी और जगह पे रखते हैं और उन्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि कहीं पे कुछ क्लाइमेट हार्श होता है जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ मरते जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें माइग्रेट करके किसी और जगह लाकर रखते हैं और उन स्पीशीज़ को एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। और है एक और है, वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल स्पीशीज़ तो कौन सी होती है वल्नरेबल स्पीशीज़? वो स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होने की कगार पे हैं। वो ये मरने की कगार पे नहीं है, बट ये इंडेंजर्ड होने की कगार पे हैं। मतलब अगर कुछ और होने की हो सकते हैं या होंगे इंडेंजर्ड, लेकिन अभी नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद है, इसमें एक बुक आती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। उतना बड़ा ये चैप्टर नहीं है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, छोटा सा है, बस 20 मिनट का काम है इस पर, बहुत इजी चैप्टर है। तो रेड डाटा बुक क्या होती है? वो बुक जिसमें तमाम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम हैं, उनके वो स्पीशीज़ जो मरने की कगार पे हैं, वो इस बुक में उनके नाम हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है, उसे कहते हैं माइग्रेशन। तो पता होगा लगभग सबको कि माइग्रेशन क्या होती है। जब कोई बर्ड्स या एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, शिफ्ट होते हैं, क्योंकि या तो उन्हें फूड और शेल्टर की ज़रूरत होती है, या फिर वहाँ उस जगह से वो निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है, जो ख़राब क्लाइमेट होता है, इसीलिए वहाँ से निकलते हैं। तो इधर एक लास्ट टॉपिक है और वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो क्या होती है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर? जो एक पेपर 5 से 6 बार रिसाइकल होता है, और 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 फुली ग्रोन ट्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप सोचो कि हम जो पेपर इतना वेस्ट करते हैं, तो 1 टन बनाने को 17 ट्रीज़, ये फुली ग्रोन ट्रीज़ यूज़ होते हैं, उन्हें कट किया जाता है। और ये नहीं कि उनसे ये हासिल किया जाता है पेपर, बल्कि उन्हें कट किया जाता है। तो 1 टन के लिए 17 कट होते हैं ट्रीज़। तो कितने ऐसे ही कट होते रहेंगे ट्रीज़ जब तक ये पेपर आते रहेंगे, आप खुद
खुद ही सोच लो, तो 5 से 6 बार ही ये जो पेपर है ये रिसाइकल होता है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही है। सो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।